हेलो नमस्कार गुड इवनिंग आप सभी का स्वागत है ऑन द अनस्टॉपेबल्स। मेरा नाम है प्रतीक और जैसे कि आप इस वीडियो के टाइटल में देख चुके हो, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सरप्राइज। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी ने 21 अप्रैल यानी कि इस रविवार को एक सीडीएस की एग्जाम कंडक्ट की थी, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की। और इसके अंदर हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख के मुझे काफी सारे बच्चों के मैसेज आए कि क्या सर यूपीएससी सीएसई का पेपर भी इसी पैटर्न के ऊपर रहने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आप सीडीएस का 2024 का पेपर देखोगे तो उसमें जो कन्वेंशनल एरियाज जिसके लिए हम तैयारी करते हैं, हिस्ट्री के अंदर हो गया हो या बाकी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर हो गया हो, उसमें काफी नॉन कन्वेंशनल सवाल आए हैं। जी हाँ दोस्तों, करीबन 22 से 24 सवाल इसके अंदर आपको पूछे हैं यूपीएससी के द्वारा। और सिविल सर्विसेज एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से आए हैं, पर बहुत ही ट्विस्टेड क्वेश्चंस है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि इट वाज अ ड्रेस रिहर्सल बाय यूपीएससी बिफोर सीएसई, या इसके ऊपर फाइनल थॉट्स एंड कंक्लूजन क्या है? इसको हम लोग आज के क्लास के अंदर एनालिसिस करेंगे और आपकी सीएसई की जो जर्नी है, उसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि लबासना में कैसे पहुंचना है, उसके बारे में भी स्ट्रेटेजाइज करेंगे। अभी भी हमारे पास तकरीबन पौने 2 महीने हैं, तो हम उसको कैसे इस अच्छी तरह से चैनलाइज कर पाए उसकी भी प्रयत्न करेंगे। बट शुरू करने से पहले मैं आपको इन्वाइट करना चाहूंगा अन अकेडमी मंजिल पे। जी हाँ दोस्तों, 2023 का रिजल्ट आ चुका है। यूपीएससी सीएसई का जो फाइनल सिलेक्शन का रिजल्ट आया है, उसमें अनअकैडमी के द्वारा सैकड़ों टॉपर्स निकले हैं। इन टॉपर्स की क्या तैयारी रही है, उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया है, इस प्रकार के सवालों को कैसे हैंडल किया है, उन सब के बारे में हम लोग 20 अप्रैल को दोपहर को 1 बजे मिल रहे हैं। यस, आफ्टरनून 1 o'clock वी ऑल आर मीटिंग फॉर अन अकेडमी मंजिल, द बिगेस्ट इवेंट फॉर यूपीएससी सीएसई, जहां 1-to-1 इंटरेक्शंस हो गए, क्वेश्चन आंसर्स हो गए और भी बहुत सारी चीजें होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक अवेलेबल है, जरूर से ट्यून करिएगा। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत ही एकेडमिक डिस्कशंस इसके अंदर होने वाली है और आपके लिए 2 सरप्राइज रिवील भी उसके अंदर हम लोग करेंगे, तो जरूर जुड़िएगा। खैर, हम लोग चलते हैं कि इसी सवाल को अगर 2023 के टॉपर्स होते तो कैसे अटेम्प्ट करते। पहला सवाल आप सबके लिए दिया गया है जोरवे कल्चर के बारे में, और आपको बताना है कि जोरवे कल्चर के बारे में करेक्ट क्या है, व्हाट इज करेक्ट अबाउट द जोरवे कल्चर। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो चैल्कोलिथिक पीरियड से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा सवाल आपको देखने को मिलेगा और आपको बताना है कि व्हाट इज करेक्ट अबाउट द जोरवे। पहला पूछा है, इट कवर्स द प्रैक्टिकली द होल ऑफ मॉडर्न महाराष्ट्र एक्सेप्ट द कोकण डिस्ट्रिक्ट, दैट इज द कोस्टल रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। क्या सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट सही है। याद रखना कि जब हम लोग जोरवे कल्चर, इनामगांव, जोरवे, दईमाबाद कल्चर के बारे में देखेंगे तो ऑलमोस्ट पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये फैला हुआ आपको मिलेगा। इनफैक्ट इसकी खासियत आपको गोदावरी वैली के अंदर देखने को मिलती है। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट इसी के साथ जोड़ा गया है कि द प्रवरा गोदावरी वैली सीम टू हैव बीन द प्लेस ऑफ द न्यूक्लियर जोन। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को शायद पता है कि नहीं पता है, पर जो जोरवे कल्चर की शुरुआती है वो नासिक और गोदावरी वैली के आपको आजू बाजू वाले रीजन में देखने को मिलती है। तो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन, इसको भी हम लोग करेक्ट मानते हैं। तीसरा है द लार्जेस्ट साइट ऑफ दिस कल्चर यील्ड एविडेंस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अब आप देखिए, चालकोलिथिक पीरियड का कंसेप्ट आप सबको याद होगा, तो ऑटोमेटिकली आप कंसेप्ट के थ्रू देख सकते हो कि भाई दिस इज अ पीरियड ऑफ सेमी टाउन्स गेटिंग डेवलप्ड। रूरल इकोनॉमी से टाउन्स की तरफ हम लोग जा रहे हैं। इस पीरियड में सेडेंट्री लाइफस्टाइल डेवलप होनी शुरू हो गई है। खेती के अंदर भी आपको कैनॉल इरिगेशन के एविडेंसेस मिलते हैं। तो जहां कैनॉल इरिगेशन बनाई जा रही है, जहां नदी किनारे आपके सेटलमेंट्स बनने की शुरुआत हो रही है, क्या इस दौर के अंदर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होगा कि नहीं होगा? आप खुद ही सोच के बताइए कि क्या इट इज पॉसिबल शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो कंसेप्चुअली अगर आप देखोगे तो भी आपको पिक्चर क्लियर में आएगा कि यार यहाँ तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, यहाँ तो छोटे छोटे टाउन्स बनने की शुरुआत हो रही थे, आपको छोटे छोटे कॉपर आर्टिफैक्ट्स मिलने की शुरुआत होगी। इस बेसिस के ऊपर से भी अगर हम लोग हिस्ट्री को एनालिसिस करें तो कहीं ना कहीं हमको ये पता चलेगा कि यार यहाँ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के एविडेंसेस कम देखने को मिलते हैं। ऊपर से बड़ी साइट, जो लार्जेस्ट साइट्स दईमाबाद हो गई है, इनामगांव हो गया है, उन सब साइट्स में तो आपको हमको देखने को मिलता है कि अब जो खेती है वो खेती कैसी होनी शुरू हो गई है। द एग्रीकल्चर हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड कंप्लीटली एंड नाउ वी विल फाइंड कि परमानेंट एग्रीकल्चर इज टेकिंग प्लेस। तो मेरे हिसाब से 1 and 2 शुड बी द राइट आंसर। 3 वाला ऑप्शन हम लोग इसको नकार सकते हैं, 3 वाला ऑप्शन इसको नकार सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। 1 and 2 कैन बी द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। बाय द वे, इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसमें आंसर की में थोड़ा वेरिएशन आ सकता है,
लेट यूपीएससी कम अप विद देयर ऑफिशियल आंसर की, क्योंकि वो तो यूपीएससी बताएगा कि भाई देखो हमारे हिसाब से ये सही है। अब आप पूछोगे कि सर ये चाल्कोलिथिक पीरियड को इतना डेप्थ में पढ़ना है? मैं स्टोन एज पढ़ाता था तो बहुत बार बच्चे गरिया जाते थे, नाराज हो जाते थे कि सर आप कहाँ स्टोन एज में इतना डेप्थ में पूछ रहे हो। देख लीजिए, आपको मैच द फॉलोइंग नहीं पूछा है, इस बार पूरा का पूरा स्टोन एज के अंदर से कंसेप्चुअल सवाल आया है, डेप्थ में आया है, हैशटैग डेप्थ इसको कहते हैं। तो क्या सीडीएस में डेप्थ में पूछेगा? तो आपको नहीं लगता है कि सीएसई के अंदर भी डेप्थ में आएगा? इफ यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चंस इन द सीडीएस, वहां पे इतनी डेप्थ में पूछा जा सकता है, तो सीएसई में तो जरूर से आएगा। तो तैयारी अभी भी रखिएगा। अब आप पूछोगे कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, तो इस बार सीडीएस में ज्यादातर एंशिएंट इंडिया के जो सवाल है वो इस बुक से निकल के आए। उपिंदर मैम की बुक है, ये पुराना एडिशन है, इसका नया वर्जन आ चुका है, ग्रीन कलर का कवर वाला आपको दिखेगा मार्केट के अंदर अवेलेबल, पर ये पुराने एडिशन से ही आपको पूछा है। अब क्या आपको उपिंदर मैम की बुक पढ़ने की आवश्यकता है अभी एग्जाम के 2 महीने पहले? तो मैं कहूंगा कि नहीं, क्योंकि आपकी अटेम्प्ट फेल हो जाएगी। पर आप अपने क्लासेस को रिवाइज करिएगा, अगर खास करके आपने मेरे से हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, आपने जहां से भी पढ़ा हुआ है, अपनी नोट्स को रिवाइज करिएगा, एंड देन यू थिंक अबाउट द ज्योग्राफी, the location and the concept related to it, you will be able to come to the better solution and answer. तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी, आंसर है बी 1 एंड 2। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको पूछा है मदुरई सिटी के बारे में। मदुरई जहां पे संगम डायनेस्टी का क्या कह सकते हैं कि यह संगम मीटिंग्स हुई थी। क्या पूछा गया है? आपको पूछा गया है द मदुरई सिटी हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द बुक मदुरई कांची एज द लार्जेस्ट ग्रैंड सिटी enclosed by walls on 3 sides and वगाई रिवर on the 4th side। अगर आपको याद होगा तो इसको वगाई वैली सिविलाइजेशन के रूप में पहचानते हैं। किलादी करके एक साइट की अभी एक्सकेवेशन हुई थी। मदुरई कांची ये बुक है, ये मानगुडी मरुदम के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? इट इज रिटन बाय मानगुडी मरुदम, और इनके बारे में हमने डिस्कस भी किया था इन और प्लस क्लासेस। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, ऑलमोस्ट टेक्निकली हम लोग इसको सही मानते हैं, क्योंकि वो वगाई नदी के किनारे आया हुआ है, उसकी हमारे पास एविडेंसेस है, मेंशन भी किया गया है। अर्थशास्त्र मेंशन एज ए टेक्सटाइल सेंटर, क्या फाइन टेक्सटाइल का सेंटर है? आप देखें अर्थशास्त्र में मेगास्थनीज ने मिडिवल इंडिया में भी मदुरई की अपनी इंपॉर्टेंस है। मदुरई की साड़ीज जो है, जो सिल्क टेक्सटाइल है, कॉटन टेक्सटाइल है, बहुत ही फेमस है। क्या ये सही है? यस, ये सही है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भी लिखा है जहां जहां कॉटन टेक्सटाइल है वहां वहां पैरेलली आर्ट एंड क्राफ्ट के भी सेंटर आपको देखने को मिलते रहेंगे, क्योंकि अलाइड एक्टिविटीज मिलती है। तो जैसे ग्रीक्स इनके बारे में लिखते हैं, रोमन्स इनके बारे में लिखते हैं, और भी कंटेम्प्रेरी ऑथर से मदुरई शहर के बारे में हमको बताएंगे। तो इसके अंदर आपको पूछा है व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज करेक्ट। तो इसमें से मेरे हिसाब से आपको 1, 2 एंड 3 आंसर जाना चाहिए। द राइट आंसर शुड बी डी, राइट आंसर शुड बी डी। मदुरई के बारे में पढ़ के जाना, ऐसे मथुरा के ऊपर आ सकता है, ऐसा ही सवाल अमरावती के ऊपर आ सकता है, ऐसा ही सवाल आपको सूरत के ऊपर से आ सकता है, इसी प्रकार का सवाल मेरे हिसाब से आपको अवंती के ऊपर आ जाएगा। तो देर आर मेनी, उरैयूर के ऊपर आ जाएगा, हमने हमारे क्लासेस के अंदर डिस्कस भी किया है। आप अगर प्लस के ऊपर होंगे या स्पेशल क्लासेस पे भी मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ, तो आई डिस्कस कंजिक्यूटिवली अबाउट द सेंटर्स ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस, कल्चरल इंपॉर्टेंस, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इन द कंट्री, राइट फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न पीरियड। आप देखिए कैपिटल्स के ऊपर से सवाल आया है, स्टेट्स के ऊपर से आया है, यहाँ लिटरेरी और सिटी के ऊपर से कल्चरल हिस्ट्री के ऊपर पूछ दिया। अब आप पूछोगे कि मदुरई घर कहाँ न्यूज में था, तो भाई न्यूज में हो कि ना हो, उपिंदर मैम ने इसके बारे में लिखा है सर, ठीक है, और मैंने प्लस क्लास के ऊपर भी कवर किया हुआ है। तो वंस अगेन उपिंदर मैम की बुक में आपको सोर्स में भी मिलेगा, पर क्या प्रीलिम्स के 2 महीने पहले इतनी मोटी बुक पढ़ोगे जो ऑप्शनल के लिए नॉर्मली बच्चे नहीं पढ़ पाते पूरे साल में? तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि इट विल बी कॉस्ट बेनिफिट वाइज वेरी मच डिस्टर्बिंग अगर आप अभी पढ़ने बैठोगे। पर अगर आपने मेरे क्लासेस किए हैं या खुद से भी सेल्फ स्टडी किया है, उसको रिवाइज करिए और एक्सट्रैक्ट करना शुरू करिए। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। तीसरा आया सवाई जयसिंह के बारे में, सवाई जयसिंह के बारे में। और क्या पूछा? सवाई जयसिंह का एक वर्क था एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, वहां पूछा गया कि he learnt the accuracy of European observations and obtained Della Hires tables from which he reproduced a refraction table। क्या पूछ रहा है? सवाई जयसिंह ने कोई यूरोपियन स्टडी की है एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के ऊपर, और एक स्कॉलर थे डेला हायर, उनके टेबल से खुद का इंटरप्रिटेशन किया। दूसरा पूछा हिज एस्ट्रोनॉमर्स आल्सो डेवलप्ड अ टेलीस्कोप ऑफ देयर ओन टू ऑब्जर्व द ल्यूनर फेजेस ऑफ विनस। इसमें से सही क्या है? अब आप पूछोगे कि मास्टर ये तुमने पढ़ाया था? बिल्कुल नहीं पढ़ाया था साहब, मैंने सवाई जयसिंह के बारे में उतना ही बताया था
कि सवाई जयसिंह एक ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, खास करके 18 सेंचुरी में, जिन्होंने जंतर मंतर की स्थापना की थी, एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च सेंटर्स की बात की थी। उज्जैन में है, जयपुर में है, वाराणसी में है, दिल्ली में है। बट आई एम वेरी सॉरी बाबू कि मैं आपको ये नहीं पढ़ा पाया। इनफैक्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार ये इरफान हबीब साहब की बुक से सवाल निकालेगा। ये जो क्वेश्चन है अगर आप देखोगे तो इरफान हबीब की एनबीटी की बुक आती है, मिडिवल इंडिया की स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, मिडिवल इंडिया की बुक है, उसमें से सवाल निकाल रहा है और उसका एक पैराग्राफ है, वहां पे सवाई जयसिंह के बारे में लिखा गया है कि सवाई जयसिंह ने क्या क्या चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व की थी। और उनके कंटेक्स्ट के अंदर आप देखिए कि यार इतना कौन डेप्थ में पढ़ता है भाई साहब। हाँ, आप कहना क्या चाहते हो, यूपीएससी क्या चेक करना चाह रहा है? तो ऐसे सवाल अगर आप पूछे जाएंगे तो क्या होगा सर, ठीक है। तो यहाँ पे सवाई जयसिंह का पूरा चैप्टर है और ये चैप्टर के अंतर्गत ये पूछा गया है कि हिज एस्ट्रोनॉमर्स यूज्ड अ यूरोपियन टेलीस्कोप। क्या लिखा गया है? ही क्लेम्ड हिज इन्वेस्टिगेशन एक्यूरेट रिजल्ट्स बेटर देन डेला हायर्स। मतलब ये है कि सवाई जयसिंह का जो रिसर्च है वो रिजल्ट तो बहुत अच्छा था सर, ठीक है ना, द रिसर्च वाज क्वाइट गुड। बट देन वी विल फाइंड कि उसके कंटेक्स्ट में सवाल क्या पूछा गया है? His astronomers developed a telescope। अब देखिए इंडिया में टेलीस्कोप की डेवलपमेंट कब हुई? हमने तो पोस्ट इंडिपेंडेंस करना शुरू किया, राइट? अगर होता तो हिस्ट्री में पता चल जाता। तो ये तो स्टेटमेंट गलत जा रहा था, ये तो थोड़ा लॉजिक से भी निकल रहा था, क्योंकि सवाई जयसिंह ने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनाई थी, टेलीस्कोप के लिए नहीं बनाई थी सर, ओके। तो ये गलत जा रहा है। पहला वाला स्टेटमेंट सही है एज पर इरफान हबीब। तो इसका राइट आंसर जो है वन ओनली, वन ओनली राइट आंसर है, वन ओनली, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके। सवाई जयसिंह ने क्या किया था कि यूरोपियन स्कॉलर थे, उनकी इंटरप्रिटेशन के बेसिस के ऊपर से इन्होंने खुद की इंटरप्रिटेशन निकाली एंड देन फाइनली वी विल कम टू नो कि ही कम्स अप विद दिस कंक्लूजन अबाउट वी कैन से द एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप टिक कर सकते हो, तो मैं तो कहूंगा कि ये स्किप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं स्किप करोगे तो नेगेटिव मार्किंग में जाने की शक्यता होगी कि भाई सवाई जयसिंह ने कोई यूरोपियन मैथमेटिशियन को पड़कारा था और वहां से लेके आया था, और ये एनसीईआरटी में भी नहीं अवेलेबल है ऑनेस्टली सर, ओके। तो ये तो क्या है कि मैंने रिसर्च करके आपको दिया है, ऐसे सवालों को टिक नहीं करना चाहिए, स्किप करना चाहिए। इस बार सीडीएस के पेपर में हिस्ट्री में बहुत बार ऐसे सवाल आए हैं जो कन्वेंशनल एरिया से नहीं थे, जिनकी स्ट्राइक रेट बहुत ही डाउन जा रही थी। तो मूलतः से क्या इरफान हबीब पढ़ने की आवश्यकता होगी अभी? मैं तो कहूंगा कि नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स के 2 महीने पहले, इवन ऑप्शनल में भी हम लोग लिमिटेड उनको इंटरप्रीट करते हैं। अब मुझे लग रहा है कि यूपीएससी का जो डायमेंशन है वो थोड़ा बढ़ रहा है, तो ये हमारे लिए एक ड्रेस रिहर्सल है बिफोर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, हम रखते हैं ऐसा। खैर आगे चलते हैं। मन कुतूहल, ये किसका वर्क है? मन कुतूहल ये किसके समय पे ये बन के आया था सर, ठीक है। तो मूलतः से मन कुतूहल मिडिवल इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो राजा मानसिंह के वहां पे आपको मिलेगा। एक्चुअली तानसेन अगर आपको पता होगा तो मानसिंह के कोर्ट में बैठते थे ग्वालियर में। लेटर ऑन तानसेन वाज शिफ्टेड टू द कोर्ट ऑफ अकबर इन द लेटर स्टेजेस, ओके। तो राजा मानसिंह तोमर डायनेस्टी वाले, तो ये ग्वालियर के राजा है सर, ठीक है। एक आपको राजा मानसिंह देखने को मिलते हैं जो अंबर स्टेट से बिलोंग करते थे, यानी कि आमेर स्टेट से, जयपुर से, जो भी अकबर के कोर्ट में आपको मिलते हैं। और दूसरे मानसिंह आपको ये वाले मिलेंगे, इनके द्वारा भी मन कुतूहल लिखा गया था और बेसिकली म्यूजिकल कंपोजिशन है। ये म्यूजिकल कंपोजिशन वी विल फाइंड कि आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट ये हमारी नोट्स में भी है, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स में भी आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, ये फैक्चुअल है। हमने स्टैंडर्ड रेफरेंस सोर्सेस में, अगर आप हमारे प्लस क्लासेस के ऊपर आओगे तो उसमें नोट्स में भी मैंने फैक्ट्स के रूप में इसको इंक्लूड किया हुआ है। राइट आंसर इसका ए जाएगा, राइट आंसर इसका ए जाएगा, राइट आंसर ए जाएगा। आप पेन और पेपर लेके साथ में बैठिएगा, मैं आशा करता हूं कि आप इसमें से अच्छी तरह से अटेम्प्ट करें। खैर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ, क्या पूछा है? वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्शन प्रोग्राम ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पार्ट नहीं था। पूछिए क्या है? नहीं था। था नहीं पूछा है, नहीं था पूछा है। मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है। पहला पूछा है द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू रीच डाउन टू द विलेज एंड द मोहल्ला लेवल। क्या ये सही है कि गलत है? ये सही है। क्यों? क्योंकि इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनाई, वार्ड कांग्रेस कमेटी बनाई, विलेज के अंदर कांग्रेस के वॉलेंटियर कॉर्प्स बनाए गए हैं, कांग्रेस के वॉलेंटियर कॉर्प्स जो गांव गांव तक जाके नॉन कॉपरेशन के प्रोग्राम को पॉपुलराइज कराएंगे। गांधी जी 1920 में ये करते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है बॉयकॉट ऑफ द गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ये भी सही है।
क्यों सही है? क्योंकि जामिया मिलिया बनी, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई, काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई, 1 लाख से ज्यादा स्कूल और कॉलेजेस का बहिष्कार विद्यार्थियों के द्वारा किया गया। मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन। क्यों किया था? क्योंकि हमें नॉन कॉपरेशन असहयोग करना था 1920 में। टेकिंग कंट्रोल ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ऑफ द स्टेट बाय कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ये बिल्कुल नहीं था। हम नॉन कोऑपरेट कर रहे थे। उसका मतलब ये नहीं कि हम पैरेलल गवर्नमेंट्स बनाएंगे और तुमको उठला देंगे, ये तो कू हो गया एक तरह का सर, ठीक है। इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ कू। वी नेवर वॉन्टेड टू टेक कंट्रोल, the only objective was to get justice in the Jallianwala Bagh, to get the concept of Swaraj to be implemented and also to uphold the idea of खिलाफा, यानी कि खलीफत मूवमेंट जो चल रहा है उसको भी न्याय मिले, वो ऑब्जेक्टिव था। कभी भी हम लोग अपनी कंट्रोल रखने की बात नहीं करते इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सरेंडर्स ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स गिवन बाय द गवर्नमेंट, यस दिस वाज एक्चुअली पार्ट ऑफ इट। और इनफैक्ट इसके पहले ही हमें देखने को मिलता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय पे और उसके पहले ही लोगों ने सरकार के द्वारा जो अलग अलग प्रकार के टाइटल्स दिए गए थे उसका बहिष्कार करते हुए अल्टीमेटली आंदोलन के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेट किया था। राइट आंसर इसका सी रहेगा। राइट आंसर इसका सी रहेगा। राइट आंसर इसका सी रहेगा, मतलब रॉन्ग आंसर इसका सी रहेगा, क्योंकि आपको पूछा है कि इनमें से नॉन कॉपरेशन का पार्ट नहीं क्या था सर, ठीक है। विच ऑफ देम वॉज नॉट, तो इसका नॉट है, इसके लिए हम लोग राइट आंसर सी के रूप में कंसीडर करेंगे। सिंपल सवाल है, स्पेक्ट्रम से लेके आप मेरी क्लासेस देखोगे तो भी आपको मिल जाएगा और ये सबको आना ही चाहिए। ऐसे सवाल नहीं टिक हो पाए तो आपकी कोई भी एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मौर्यन स्टेट एंड द फॉरेस्ट पीपल। मौर्यन स्टेट और फॉरेस्ट पीपल के बीच में कैसे रिलेशंस होने चाहिए उसके ऊपर एक सवाल आया है। सवाल के अंदर आपको क्या पूछा गया है? द फॉरेस्ट पीपल वर सब्जेक्टेड टू न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस एंड देयर सबऑर्डिनेट एंड द नेसेसिटी टू सबऑर्डिनेट एंड असिमिलेट देम led to change in their earlier attitude of excluding those people from imperial authority। एक स्टेटमेंट ये है। इसका मतलब ये हो रहा है कि फॉरेस्ट के लोगों को, जो जंगल में रहने वाले लोग थे, खास करके अरण्य में या वैसे एरियाज में जो फॉरेस्टेड ट्राइब्स हुआ करती थी, उनको असिमिलेट करने की बात की गई है। ये सही है कि गलत है? अर्थशास्त्र लिखता है कि यस, एवरीवन शुड बी असिमिलेटेड एंड देयर शुड बी मेड पार्ट ऑफ द ग्रेटर एम्पायर बिल्डिंग एंड द स्टेट कंट्रोल एक्टिविटीज में उनका लाभ होना चाहिए। पार्शियली ये स्टेटमेंट सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। सेकेंडली, द स्टेट रिकॉग्नाइज्ड दैट द फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाज द सोल मोनोपोली ऑफ द फॉरेस्ट पीपल। आज भी नहीं है सर, ठीक है। आप देखिए कि जंगल में रहने वाले जो बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटीज थी, फॉरेस्ट में रहने वाले, उनकी मोनोपोली होगी फॉरेस्ट का प्रोड्यूस। आपको लग रहा है कि इवन आज की तारीख में भी 100% मोनोपोली मिलती है सर, ठीक है। तो देर आर सर्टेन एरियाज जहां पे फॉरेस्ट कम्युनिटीज का राइट्स है, बट ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि द स्टेट विल बी रिकॉग्नाइजिंग द फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज द सोल मोनोपोली ऑफ द फॉरेस्ट पीपल। ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत जा रहा है, याद रखना कि द स्टेट हैड नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ओके। तीसरा कहानी आपको पूछा गया है कि द स्टेट वाज कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड टू दिस एंड द बर्निंग ऑफ द फॉरेस्ट वाज प्रोहिबिटेड। स्टेट को फॉरेस्ट रिसोर्सेज बचाने थे और इसके कारण बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जो झूम कल्टीवेशन थी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी, उसको प्रोहिबिट किया। ये सही है कि गलत है? अगर आप अशोकन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ोगे, अगर आप अशोकन एडिक्ट्स को पढ़ोगे, तो उसमें कहीं ना कहीं अशोक ने इस चीज के लिए चिंता जाहिर की है कि भाई देखिए, अब हम लोग एग्रीकल्चर में सेटल्ड एग्रीकल्चर कर रहे हैं, अब हमको झूम कल्टीवेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हमें झूम कल्टीवेशन करने की आवश्यकता नहीं है, तो देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एक्सेप्टिंग एंड बर्निंग द फॉरेस्ट। अशोक ने इसके लिए अपने ऑफिशियल्स को कहा था कि भाई आप फॉरेस्ट मत बंद होने दीजिएगा। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ही वाज कंजर्व्ड, है ना, ही इन्वॉल्व इनटू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ओके। तीसरा है, द फॉरेस्ट पीपल कुड बी हार्नेस टू सर्व द स्टेट एंड कुड बी यूज्ड एज अ ट्रूप्स, स्पाइस एंड असैसिन्स। ये सही है कि गलत है? ये सही है। अगर आपको याद होगा कि कौटिल्य ने किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता के ऊपर बिठाया था, हमने पढ़ा था कहानी के रूप में कि हाउ द कौटिल्य एक्चुअली यूज द पीपल लिविंग इन द आउटसाइड एरियाज ऑफ द नंदा एम्पायर। दिस इंक्लूडिंग फ्यूजिटिव्स, द थीव्स एंड द कम्युनिटीज लिविंग इन द फॉरेस्ट एरिया। All of them were actually made part of the army that was raised by Chandragupta Maurya and Kautilya, and then they toppled the Nanda Empire. In fact, Kautilya believes that the recluses, the tribal community, every other person who should be useful should be made part of the state and should be used in the form of intelligence gathering and many other activities. In fact, जो
आपके यहाँ पे भृतकास हुआ करते थे, काइंड ऑफ मर्सनरी सोल्जर्स हुआ करते थे। वो कौन थे? बेसिकली यहाँ पे ऐसे ही लोग थे जो अलग-अलग समुदायों से बिलॉन्ग करते हैं, पर उनका उपयोग किया जाता है स्टेट बिल्डिंग के अंदर से, ठीक है? तो अर्थशास्त्र के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो हमें सही देखने को मिल रहा है। इतना कंसेप्चुअल स्टोरी लाइन क्वेश्चन है, इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है, 1, 3 एंड 4 यानी कि 3 स्टेटमेंट सही है इसमें से। 3 स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 1, 3 एंड 4 आर द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें से ये देखिए फिर से गड़बड़ी की है। इसमें एलिमिनेशन टेक्निक उसने हटा दिया है बाय द वे। दे हैव रिमूव्ड द एलिमिनेशन टेक्निक, मार्क माय वर्ड्स। अब ये एलिमिनेशन टेक्निक की गेम उल्टी हो गई है, याद रखना। आ सकता है आपको, आपका नसीब मेरा नसीब, पर ये कंसेप्चुअल था, मैं उतना टफ नहीं गिनूंगा, प्रोवाइडेड अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो। बाय द वे इसके बारे में भी उपिंदर मैम ने लिखा है, एक पूरा बॉक्स दिया हुआ है ग्रे कलर का, और मैंने क्लासेस में कहानी के माध्यम से समझाया है सब कुछ, क्योंकि इतनी सारी फैक्ट याद नहीं रहती। पर अगर मॉरियस कैसे पावर में आए वो देख लो, मॉरियस की एडमिनिस्ट्रेशन की कहानी देख लोगे, तो कहीं ना कहीं ये पोर्शंस कवर हो जाएंगे। राइट आंसर सी होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। At which of the following places was diamond mining carried out during the Delhi Sultanate period? अब अवध में कहा डायमंड की माइनिंग होती है? खंभात में गुजरात में समुंदर किनारा है सर, ठीक है। लखनौती बंगाल है कहाँ पे? तो एक ही है, वो है सेंट्रल इंडिया में पन्ना में सर, ठीक है। तो ये तो पन्ना की डायमंड माइंस, बेसिकली पन्ना के अंदर अभी भी ज्योग्राफिकल इश्यूज के कारण भी रिसोर्सेज का चर्चा हो रहा था। तो बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव और आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, पन्ना के हिसाब से। क्योंकि आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं हिस्ट्री में भी आपने कवर किया होगा, रिसोर्स सेंट्रिक सवाल बहुत आते रहते हैं। सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी जाएगा, पन्ना सर, ठीक है। खंबात गुजरात है, लखनौती इस बंगाल। बंगाल में माइनिंग आपको डायमंड की माइंस कहीं पे नहीं मिलेगी। एक आपको नीचे गोलकोंडा में मिलती है जहां से कोहिनूर निकल के आया था, राइट, काकटिया के समय पे एक्सप्लोर किया गया था उसको। दूसरा आपको पन्ना मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एन इंपॉर्टेंट चोला पेंटिंग डिस्कवर्ड एट बृहदेश्वरा टेम्पल इन 1931? बृहदेश्वर टेम्पल अगर आपको पता होगा, चोलास का टेम्पल है। ये टेम्पल किसके द्वारा बनता है और क्यों बनता है? तो मूलतः से कंसेप्ट अगर आपको याद होगा तो राजा राजेश्वर के द्वारा बनता है 1011 में। ये शिवजी का मंदिर है, याद रखना पहली बात सर, ठीक है। शिवजी का मंदिर है, शिवजी के डेडिकेटेड मैक्सिमम इसके अंदर स्कल्पचर्स, मूर्तियां भी मिलती है। कुछ कुछ विष्णु जी के ऊपर भी मिलती है, शिव जी के फैमिली के ऊपर भी मिलती है, यानी कि इसके ऊपर बहुत सारे म्यूरल पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें शिव है, गणेश जी है, कार्तिकेय है, पार्वती माता है, उनकी भी आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। अब मूलतः से आप इसमें से कैसे याद रखोगे यार कि मुझे क्या आंसर इसका राइट होना चाहिए? तो आपको पूछा है कि टेम्पल्स के पॉइंट ऑफ से, चोला टेम्पल्स में से एक पूछा है बुद्धा विथ चौरी बैरर्स ऑन आइदर साइड। अरे भाई साहब, आप ही सोचिए ना कि यार शिवजी के टेम्पल के अंदर कहाँ पॉसिबिलिटी है कि भाई बुद्धा की चौरी बैरर्स के साथ विल फाइंड की एक मूर्ति मिलेगी। एक है यक्षी काली की, देवी की मूर्ति हो सकती है, बट ये टेम्पल तो देवी का है ही नहीं सर, ठीक है। तीसरा पार्श्वनाथ विथ स्नेक हुड ऑन अ लायन थ्रोन। तो पार्श्वनाथ जो जैन तीर्थंकर थे 23 नंबर के, वो भी कैसे आपको देखने को मिलेंगे? तो सीधे सीधे तौर के ऊपर इसका राइट आंसर होगा बी, शिवा एज द दक्षिणा मूर्ति। योग के मुद्रा के अंदर आपको शिव जी देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट ये पेंटिंग राजा राजेश्वर सामने खड़ा है, हाथ जोड़ के आपको देखने को मिलेगा। ये पेंटिंग कंसेप्चुअली याद रह सकता है, क्योंकि ये जो टेम्पल है राजा राजा के द्वारा बनता है, राजा राजा वन के द्वारा बनता है। ये टेम्पल की खासियत ये है कि ये शिवजी टेम्पल है, और इनफैक्ट नैनार करके जो समुदाय था, उन्होंने सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था राजा राजा को कि आप ये टेम्पल बनवाइए सर, ओके। और बेसिकली ये लोग शैवाइट राजा थे, तो बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव शिवजी के साथ ही जुड़ा हुआ होगा। अच्छा, इसमें एक सरप्राइज एलिमेंट आ सकता है आपके लिए भविष्य में कि भाई शिवजी के अलावा और किसका है, तो विष्णु जी के और उनके भी मूर्ति आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। इसमें राजा राजा की खुद की भी मूर्ति है, वो ये शिव के सामने ही खड़े हुए हैं, दक्षिणा मूर्ति के सामने ही खड़े हुए हैं। पर राइट आंसर इसका बी रहेगा, याद रखना। थोड़ा लॉजिक से अगर आप पीछे बैकवर्ड लिंकेजेस लगाओगे तो सॉल्व हो रहे हैं, इतना भी टफ नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो रहा है। पर ज्यादा पढ़ के जाओगे तो आप नैरो डाउन करके आओगे कि यार ये मंदिर तो इसकी खासियत ही ये है कि ये शिव जी को डेडिकेटेड है, विष्णु जी को डेडिकेटेड है, शक्ति को डेडिकेटेड है, तो ये जैनियों के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होगा। सिवाय के कुछ कुछ टेम्पल्स है, जैसे खजुराहो टेम्पल है, उसमें महादेव का ही टेम्पल है, पर उसमें पार्श्वनाथ का मंदिर भी आता है। ऐसा नहीं है कि पार्श्वनाथ जी का मंदिर नहीं है, पर वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता
सकता है कि पूछा क्या है, यहां तो सीधा सीधा पूछ दिया है तो दिक्कत नहीं है। खैर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उपिंदर मैम में दिया हुआ एक लाइन दक्षिणामूर्ति, बट ये किसको याद रहेगा, क्लासेस किया होता तो आराम से याद रहता, मैं कहता हूं सर। ठीक है, तीसरा तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, टोटल 20 से 24 क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ द रेलवेज बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। इनिशियल डेवलपमेंट है, इनिशियल पीरियड में भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए अंग्रेज क्या कर रहे थे, प्राइवेट फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स ऑफ रेलवे वुड गेट अ लैंड फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये सही है कि गलत है, ये सही है। और उस पीरियड में कंपनसेशन किसको देना होता था, इंडियंस को। भगाओ लात मार के और रेलवे की पटरी डाल दो, एकदम बुलेट की गति से दौड़ेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। इन्वेस्टर्स वुड गेट अ रिटर्न ऑफ 5% ऑफ देयर कैपिटल फ्रॉम द गवर्नमेंट इफ दे रन एट अ लॉस और अ सिक्योर्ड इनएडिक्वेट प्रॉफिट। दिस इज आल्सो करेक्ट। इनफैक्ट अश्योर्ड रिटर्न से अगर आपको पता होगा तो भारत में रेलवे डेवलपमेंट को लेके देयर वाज अ कांसेप्ट ऑफ अश्योर्ड रिटर्न्स। आप पैसा डालो, 5% आपको गारंटेड रिटर्न्स मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, उसके सिवा डिविडेंड भी मिलेगा। इसके लिए तो मेक इन इंडिया का कांसेप्ट चल रहा था, ये इनिशियल रेलवे पॉलिसीज का पार्ट था। तीसरा सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, द रेलवेज वुड बी जॉइंटली मैनेज विद द गवर्नमेंट। अब देखिए ये सवाल का इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आएगा, क्योंकि इनिशियल पीरियड में गवर्नमेंट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व ही नहीं थी, वो प्राइवेट सेक्टर को ही सबसे ज्यादा बढ़ावा देना चाहती थी, क्योंकि दिस वाज अ पीरियड ऑफ फाइनेंशियल फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड दिस वाज आल्सो द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल फेज ऑफ द कॉलोनियलिज्म ऑन इंडिया। भारत का जो शोषण हो रहा है उसके कंटेक्स्ट में भी देखेंगे तो ये फाइनेंशियल फेज का पार्ट था। इसमें सरकार प्राइवेट सेक्टर्स के लिए प्रयत्न कर रही थी कि वो ग्रो कर पाए। खैर, रेलवेज में गवर्नमेंट का मैनेजमेंट आया 1900 तक आते आते। पूछा क्या है, इनिशियल डेवलपमेंट इनिशियली वाज एक्चुअली मैनेज बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत जाना चाहिए। तो आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, दो स्टेटमेंट गलत सही है। तो दो स्टेटमेंट के हिसाब से द राइट आंसर शुड बी बी, द राइट आंसर शुड बी बी, द राइट आंसर शुड बी बी। बट लेट अस सी यूपीएससी इसके ऊपर क्या इंटरप्रिटेशन करता है। वो कह देगा एक आध रेलवे की स्कीम निकाल के कि भाई देखो यहाँ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या ज्वाइंट कॉर्पोरेशन बनाया गया था सर, ठीक है। तो पता नहीं, बी भी हो सकता है या सी भी हो सकता है, चलो सर ठीक है ना। सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन हम लोग ये लिख देते हैं, क्योंकि यूपीएससी सरप्राइज एलिमेंट आजकल बहुत छोड़ रहा है, बहुत ही वेग सवाल वेग ऑप्शंस के साथ उसने दिए हैं, पता नहीं कि वो क्या प्रूव करना चाहता है। खैर आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि फर्दर डेवलपमेंट कहां से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वाज मोस्टली अफेक्टेड बाय द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया इन 19th सेंचुरी। मतलब 1801 से लेके 1900 तक आते आते 19वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से अफेक्ट क्या हुआ, तो वो थी इंडिया की टेक्सटाइल। सिंपल है सर, है ना, इसके अंदर ज्यादा मैं कहूंगा कि कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक है सिल्क, एक है आयरन, एक है वुलन मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए आयरन एंड स्टील थी, पर इंडिया में आयरन एंड स्टील कोई आधुनिक वे के अंदर तो डेवलप नहीं हो पाई है। वी कुड नॉट डेवलप द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन अ ह्यूज डेवलपमेंटल वे। तो राइट आंसर इसके बेसिस के हिसाब से देखोगे तो वो बी होगा। सिंपल है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक फिनोमिना था, इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी की पूरी टूटती है। और ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और 19th सेंचुरी के अंदर ही सबसे प्रोमिनेंटली निकल के आएगी। तो राइट आंसर इसका बी होगा, कॉटन टेक्सटाइल्स होगा, बी होगा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेसिस के ऊपर। सिंपल सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कांग्रेस के साथ पूछा गया है और नेशनल मूवमेंट के साथ पूछा गया है। क्या पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्ली फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी एंड अदर्स फॉर्म द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। यस, केटी तेलांग करके एक और व्यक्ति हुआ करते थे, इन तीनों ने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी 1884 के अंदर सर। ओके, एस एन बैनर्जी एंड दिस ग्रुप प्लान्ड एन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कैलकाटा। ये सही है कि गलत है? यस, इनफैक्ट ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस थी 1883 और 1885 के अंदर 2 साल कंजिक्यूटिवली कांग्रेस इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग होती है। एस एन बैनर्जी वॉज लिटिल बिट ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम दी अदर नेशनल लीडर्स एट द टाइम। इनफैक्ट जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो ही वॉज नॉट देयर एट कैलकाटा, वो सॉरी बॉम्बे के अंदर थे भी नहीं जब कांग्रेस 1885 में एओ ह्यूम ने व्योमेश चंद्र बैनर्जी को प्रेसिडेंट बनाया था सर, ठीक है। तो अगर आपको उसकी कहानी याद होगी तो पता होगा कि एस एन बैनर्जी वॉज एक्सक्लूडेड बाय एओ ह्यूम एंड व्योमेश बैनर्जी बिकॉज एस एन बैनर्जी वॉज क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट इन मेनी ऑफ द इंस्टेंसेज एज वेल। बैनर्जी साहब उस पीरियड में जेल में भी आ गए थे। एस एन बैनर्जी, सुन्नत बैनर्जी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक इंडियन एसोसिएशन करके भी बॉडी बनाई थी।
तीसरा स्टेटमेंट क्या है, एओ ह्यूम डिसाइडेड टू क्रिएट एन ऑल इंडिया बॉडी एज अ राइवल टू द अबव ऑर्गेनाइजेशन, एज अ राइवल टू द अबव ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक्चुअल रियलिटी ये रही है कि वो राइवल के रूप में थे। एक्चुअल रियलिटी ये रही है कि वो राइवल के रूप में थे। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप संजीव सान्याल की बुक देखोगे, संजीव सान्याल बेसिकली जिन्होंने रिवॉल्यूशनरीज नाम की बुक लिखी है, उसमें ये कहानी उन्होंने बताई है कि एस एन बैनर्जी वाज एक्सक्लूडेड आउट। ये कहीं मेरे पास आजू बाजू में पड़ी है लाइब्रेरी में, बट रिवॉल्यूशनरीज नाम की बुक में ये कहानी बहुत ही स्पेसिफिकली लिखी है कि दे वर एक्सक्लूडेड आउट, एस एन बैनर्जी को जानबूझ के। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि वी शुड हैव अ मॉडरेट बॉडी और a moderate face criticizing or supporting from the government, okay, and organizations to give the vent to the grievances of the poor and the marginalized sections of the people of this country। तो देखो दिखाने के लिए तो एओ ह्यूम बताना चाहते थे कि भाई देखिए इन सब के विरुद्ध में मैं एक ऐसी बॉडी बना रहा हूं जो प्रो गवर्नमेंट होगी, इंडियंस की आवाज को बुलंद करेगी सर, ठीक है। इनफैक्ट 1857 के समय के दौरान एओ ह्यूम इंडिया में ही था, तो भारत की गरीबी और भारत की परिस्थिति से बड़ा वो दुखी हुआ था और उसके कारण उसके कांग्रेस बनवाई थी। स्टेटमेंट बड़ा सब्जेक्टिव है, यूपीएससी क्या इंटरप्रिटेशन करता है, कौन सी बुक में से लेता है वो डिपेंड करता है, कौन से ऑथर की हिस्टोग्राफी है। बट मेरे हिसाब से इसके तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही जाने चाहिए सर, ठीक है। ऑल शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑल शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। इट कैन बी ऑप्शन नंबर बी एज वेल, ओके। तो बी और सी अपन टिक कर देते हैं अभी, यहां पे तो मैंने सी लिखा हुआ है, बट इट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव, मैंने आपको पहले भी कहा, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का है ऑप्शन नंबर सी, इट कैन बी ऑप्शन नंबर बी एज वेल। सी अभी चल रहे हैं, अगले साल देखेंगे जब आंसर की इसकी फाइनल पब्लिश कर देगा यूपीएससी कि क्या आंसर जा रहा है। खैर चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ठीक है। बट बड़ा सब्जेक्टिव पेपर, मैंने इस क्लास के शुरुआत में ही कहा था आपको कि अच्छे अच्छे लोगों की पीपुड़ी बजा दी है यूपीएससी ने, यू वोंट बी एबल टू रियलाइज कि क्या यूपीएससी पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Which of the following statements regarding the industrial revolution are correct? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में करेक्ट क्या है सर, ठीक है, क्या करेक्ट है? इट वाज द चेंज ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम रूरल टू एग्रीकल्चर लाइफस्टाइल टू वन इन विच मोस्ट पीपल अर्न द लिविंग इन इंडस्ट्रियल और सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? यस, ये सही है, क्योंकि लोगों की सोर्स ऑफ इनकम अब सेकेंडरी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ चुकी है। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगन इन जर्मनी इन द अर्ली 18th सेंचुरी। अरे भाई साहब ये गलत है, जर्मनी में शुरू हुआ 19th सेंचुरी में। क्यों? क्योंकि 1815 बाद 1850 तक आते आते और 1900 तक आते आते जर्मनी बिकेम एन इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी। तो जर्मनी में पूछा गया है कि इट स्टार्टेड इन अर्ली 18th सेंचुरी। अर्ली 18th सेंचुरी मतलब 1700 के समय पे। साहब 1760 के बाद तो इंग्लैंड में शुरू हुआ। इंग्लैंड वॉज द फर्स्ट कंट्री जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। इंग्लैंड वॉज द फर्स्ट कंट्री जहां औद्योगिकरण की नींव रखी गई है। जर्मनी तो उस टाइम पे यूनाइटेड भी नहीं था, जर्मनी तो यूनिफाई किया नेपोलियन ने, जब 39 स्टेट्स को इकट्ठा किया, उनके बीच में पार्लियामेंट बनाई। पहले तो 300 टुकड़ों में बटे हुए थे, अब जहां आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तो शक्यता बहुत ही कम है सर, ठीक है। तो इसका तो ये ऑप्शन चला जाएगा। तीसरा है ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन आयरन स्मेल्टिंग ए लेटर स्टील प्रोडक्शन वर अकम्पनीड बाय द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। ये सही है कि गलत है? दिस इज करेक्ट, ओके। क्यों? क्योंकि देखिए पहले जो पिग आयरन है यानी कि लोहा जो है वो तो पहले से ही बन रहा था। आप देखिए इंडिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले हम लोग लोहे की वस्तुएं बना रहे थे, राइट फ्रॉम द मेगालिथिक पीरियड, राइट। अब जैसे जैसे स्टीम इंजन बना उससे दो फायदे हुए, क्योंकि आयरन फर्नेस जहां लोहा गलाया जाता है और लोहा को पिघला के स्मेल्ट करके उसमें से इंप्योरिटीज निकाल के आयरन के आर्टिफैक्ट्स बनाने होते हैं, वस्तुएं बनानी होती है, उसमें ये स्टीम इंजन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा पंपिंग कर पाता है मशीन, और उससे आपकी आयरन मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी हो जाती है सर, ठीक है। तो आयरन स्टील का जो पहले ही डेवलपमेंट हो रहा था आयरन का, और जैसे ही आपकी स्टीम इंजन की डेवलपमेंट हुई, जेम्स वॉट अगर आपको पता होगा उसको यूज करने की शुरुआत करता है अलग अलग जगह, फिर स्टीमर में लगने शुरू हो गए, रेलवेज में लगने शुरू हो गए, मशीन्स में लगने शुरू हो गए, तो आपके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की डिमांड को पुश कर दिया। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? दिस इज करेक्ट, ओके। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री पूछ रहा है प्रीलिम्स के अंदर, इट इज आस्किंग वर्ल्ड हिस्ट्री इन द प्रीलिम्स। नॉर्मली वर्ल्ड हिस्ट्री आता नहीं है, पर ये सीडीएस वाले एग्जाम के बच्चे हैं तो उनके लिए उसने पूछा हुआ है, हम इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड वाला गलत है, राइट आंसर इसका सी होगा, राइट आंसर इसका सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 and 3 is the correct option. C 1 and 3 is the correct option. Now let's move to the next question. राणा कुंभा के बारे में, संगीत शिरोमणि, संगीत शिरोमणि, संगीत शिरोमणि टाइटल उनके लिए दिया गया था सर, ठीक है। संगीत शिरोमणि, राणा कुंभा रोट अ कमेंट्री ऑन जयदेव गीत गोविंदा। सही है कि गलत है? राणा कुंभा कहां से बिलोंग करते थे? ही बिलोंग टू राजस्थान।
कौन से पीरियड से? 15 सेंचुरी से। कॉन्फ्लिक्ट इसकी किसके साथ थी? तो एक तो गुजरात के साथ आपको देखने को मिलती है और साथों साथ इनकी कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलेगी वो है आपकी मालवा के साथ। महमूद खिलजी करके एक राजा था और उसके साथ लड़ाई करने के चक्कर में उनको जब डिफीट किया तो महमूद खिलजी को हराने के बाद इन्होंने विजय स्तंभ की स्थापना की चित्तौड़ के अंदर। अब आप देखिए कहानी क्या है। ही इरेक्टेड द कीर्ति स्तंभ इन चित्तौड़ इन कमेमोरेशन ऑफ हिज विक्ट्री ओवर गुजरात। गलत हो गया क्योंकि अभी मैंने बताया चित्तौड़ के ऊपर उन्होंने जब विक्ट्री पिलर या कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी, विजय स्तंभ की स्थापना की थी, ये क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने महमूद खिलजी को डिफीट किया था। हु वाज महमूद खिलजी? महमूद खिलजी वाज द रूलर ऑफ मालवा। मालवा धार नाम की जो जगह थी उनके साथ उनकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया है सर। ओके, सेकेंडली पूछा क्या गया है, अगर आप देखिए तीसरा निकाल दीजिए इसमें से, तीसरा निकाल दीजिए तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। हाँ चलो जान निकल गई सर। ओके, तो ये तो एलिमिनेशन भी हो गया, तो राइट आंसर सी से ही एलिमिनेट हो गया है। अगर नहीं भी होगा तो भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे थे सर। ओके, वी विल फाइंड कि ही वाज एन एक्सपर्ट। इनके कोर्ट में महेश और अत्री करके एक म्यूजिशियंस बैठते थे। इन्होंने खुद भी वेद और उपनिषद के ऊपर भी कमेंट्री लिखी है और बिकॉज राजस्थान में बिलोंग कर रहे थे तो बहुत सारी प्रोविंशियल लैंग्वेजेस थी। आपको मेवाड़ी लैंग्वेज देखने को मिलती है, मारवाड़ी लैंग्वेज देखने को मिलती है। इस साइड गुजरात के साथ गुर्जर प्रदेश में जो भाषाएं बोली जा रही थी उसके अंदर उन्होंने काफी सारा डेवलपमेंट और कॉन्ट्रीब्यूशन किया है सर। ठीक है, तो राइट आंसर सी होगा इनका, राइट आंसर सी होगा राणा कुंभा का। याद रखेगा ये मिडिवल इंडिया में हमने पढ़ाया भी था। इन्होंने राजस्थान में फोर्ट्स बनाए हैं, द फोर्ट्स, उसमें से सबसे बड़ा फोर्ट है कुंभलगढ़, अगर आपको पता होगा। उसकी जो वॉल है दैट इज इक्विवेलेंट टू द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। कभी बाद में बात करेंगे, है ना, कि कुछ दिन तो बिताओ राजस्थान में। वो कैंपेन चलता है कि डेढ़ो डेढ़ो बावड़ो गोड़ मटोर बावरी, है ना, माटी मांगे पैंजनी। अगर आप देखेंगे तो राजस्थान टूरिज्म की एड है, उसमें राणा कुंभा के कुंभलगढ़ की भी बात की गई है। खैर चलते हैं आगे। Who among the following Chola kings encouraged the Shailendra ruler to Sri Vijaya of Sri Vijaya to build a Buddhist vihara at Nagapattinam? अब आप देखिए कि चोलास में से कौन से राजा थे। तो परंटक और कोलुटुंग तो खत्म हो गए हैं। इसमें से राइट आंसर राजा राजा और राजेंद्र में से क्या आएंगे? तो राजेंद्र आएगा। याद रखना कि राजा राजा ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने शुरू किए थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने शुरू किए थे सर। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब राजेंद्र आया तो राजेंद्र ने यहाँ पे शैलेंद्र डायनेस्टी जो साउथ ईस्ट एशिया में रूल करती है, श्री विजय एम्पायर कहते हैं, उनके साथ भी रिलेशंस अच्छे रखे। और नागापट्टनम जो बेसिकली आज का तमिलनाडु के अंदर ही एक जगह आई हुई है, वहां पे एक मोनेस्ट्री बनाई गई थी। वहां पे उन्होंने लैंड ग्रांट्स भी दी थी बुद्धिस्ट लोगों के लिए सर। ठीक है, सो इट वाज एक्चुअली अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन नागापट्टनम इन तमिलनाडु, कावेरीपट्टनम के नीचे। तो वो बेसिकली राजेंद्र के समय पे होता है। राजा राजा के समय पे इनके बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स और वो सब बढ़ जाता है। इनफैक्ट राजेंद्र ने साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर अपनी जीत भी हासिल की थी सर। ठीक है, हमने पढ़ा भी है क्लास के अंदर। कदरम करके एक जगह है, कदरम, और कदरम करके जगह को जीतने के बाद उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था कदरम कोंडा। कदरम कोंडा क्योंकि मैंने कदरम के ऊपर जीत हासिल की है, ऐसा उन्होंने बताया है कि देखो हम भी है जोश में बातें कर होश में से। ठीक है, तो राइट आंसर सी होगा, सी होगा, राजेंद्र इज द राइट आंसर। सिंपल है, राजेंद्र कब रूल कर रहे थे? तो 1014 से लेके 1044 सी के बीच में ये रूल करेंगे। अपने आप को पंडित चोला कहेंगे। इन्होंने भी टेंपल बनाया था गंगाई कोंडा चोलापुरम, गंगाई कोंडा चोलापुरम। खैर आगे चलते हैं सर। ठीक है, 15वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कोर्ट पोएट ऑफ कृष्णदेव राय? अब आप देखिए कि इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं। मेरी अनअकैडमी प्लस की क्लास के अंदर मैंने अष्ट दिग्गजों के बारे में बताया है। इसमें मैंने पिंगाली सुरना के बारे में बताया है, इसमें तेनालीराम के बारे में बताया है, और उसमें 8 ऑथर्स के नाम भी मैंने स्लाइड्स में लिखे हैं। पर मैं नॉर्मली बच्चों को ये रेफर करवाता था कि इसको रटना है तो रटिएगा, मतलब बहुत ही टफ हो जाएंगे। यूपीएससी ने उसमें से पूछ दिया सर। ठीक है, क्योंकि रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा था कितना रट पाएंगे। इंटरेस्टिंग कहानी क्या पूछी? 3 नाम पूछे, तिमाना, दुर्जती, मलना और चौथा है सिद्धेश्वरा। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि सिद्धेश्वरा जो थे ये आपके लिंगायत या वीर शैवा मूवमेंट के आचार्य हुआ करते थे सर। ठीक है, वो एक्चुअली एन आचार्य ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन एंड ही बिलोंग टू द 12th एंड द 13th सेंचुरी। कृष्णदेव राय के जो 8 दिग्गज थे ना, 8 दिग्गज, उसको क्या कहते थे? अष्ट दिग्गज। ये अष्ट दिग्गजों में से आपको नाम पूछा गया है सर। ठीक है, इसमें एक थे पिंगाली सुराणा, पिंगाली सुराणा, एक थे आपके वी विल फाइंड कि तेनाली रामा। तेनाली रामा के बारे में मुझे लग रहा था कि सवाल आएगा सर। ठीक है, या इनमें ही एक और नाम अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको देखने को मिलता है अलसनी पेदन्ना, अलासनी पेदन्ना।
ये बेसिकली नाम थे जो मुझे लग रहे थे कि पूछा जा सकता है। यूपीएससी ने इन 3 नाम को छोड़ के ऐसे 3-4 नाम पूछ दिए जो किसी ने सोचे ही ना हो। अब एज़ अ टीचर मैंने सिद्धेश्वर के बारे में कहीं पे पढ़ा था, बट मुझे नहीं लग रहा है कि आपको याद होगा सर, ठीक है? राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसे क्वेश्चन ट्रैप क्वेश्चन है, सुसाइड क्वेश्चन है। ऑनेस्टली मैं तो सजेस्ट करूंगा कि स्किप कर देना। आपको नहीं आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है सर, है ना? डोंट बी अंडर दिस इंप्रेशन कि मैं राजा बन गया। देखिए इस बार यूपीएससी पीटी का जो रिजल्ट आया है उसमें से यही चीज सीखने को मिली है कि भाई राजा बनने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कट ऑफ के 2 मार्क भी ऊपर हो या 25 मार्क भी ऊपर हो, आप ऊपर होने चाहिए सर, ठीक है? यू शुड बी ओवर एंड अबाउ द कट ऑफ मार्क्स। द रेस्ट इज अप टू यू माय फ्रेंड। आपका सिलेक्शन का रेशियो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि जिनका अच्छे स्कोर हो रहा है उनका सीसेट नहीं निकल रहा है या कहीं ना कहीं जीएस में भी मार खा रहा है। खैर, राइट आंसर डी है, सिद्धेश्वरा नाम याद रखना सर, ठीक है? एक और सवाल, द रॉयल पोर्ट्रेट्स ऑफ सीमा विष्णु एंड महेंद्र वर्मन आर फाउंड इन विच केव टेम्पल एट महाबलीपुरम और मामल्लापुरम? अब देखिए कि मामल्लापुरम किसने बनाया था, आपके वी विल सी कि नरसिंह वर्मन ने। और नरसिंह वर्मन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको याद होगा तो इसने महाबलीपुरम और मामल्लपुरम की स्थापना की थी अपनी शक्ति को दिखाने के लिए। वहां बहुत सारे गुफाएं हैं, अब गुफाओं के नाम पूछ दिए। वराह टेम्पल, रामानुजा, आदिवरा एंड त्रिमूर्ति केव। अगर आपको याद होगा तो जो आपकी त्रिमूर्ति की गुफा है या त्रिमूर्ति की जो स्कल्पचर है, वो तो एक तरह से ऐसे याद रख सकते हैं कि यार वो आई है एलिफेंटा के अंदर, एक बहुत फेमस है। रामानुजा केव, आदिवरा, वराह केव तो हमको पता ही नहीं है सर, ठीक है? नॉर्मल स्किपेबल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी स्किपेबल है। फैक्चुअली अगर याद रहता तो ठीक है, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए आता है। ऑप्शन नंबर ए आता है, वराह केव के अंदर है। सीमा विष्णु एंड महेंद्र वर्मन। सीमा विष्णु वाज द फाउंडर ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, अगर आपको याद होगा। और महेंद्र वर्मन वो राजा थे जिनकी पिटाई हो गई थी पुलकेशिन के हाथों। पुलकेशिन 7th सेंचुरी में इनको महेंद्र वर्मन को डिफीट करता है। इनफैक्ट महेंद्र वर्मन ने बहुत सारी गुफाएं बनाई थी, मंडगापट्टू के अंदर बनाई थी। उन्होंने क्या कह सकते हैं कि तिरुचिरापल्ली के आजू-बाजू में गुफाएं बनाई थी, बट एक्सपेक्ट नहीं था कि भई यहाँ से इस तरह के सवाल आएँगे। आ रहे हैं, सीडीएस के अंदर है, 24 सवाल थे हिस्ट्री के अंदर से, बड़े भारी वाले सवाल आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से बाकी सारे ऑप्शंस को एक बार देख लीजिएगा, आपको क्लैरिटी रहेगी सर। खैर, नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट भक्ति पोएट नामदेव इज़ करेक्ट? भक्ति पॉइंट नामदेव इज करेक्ट, ओके। आपको पूछा गया है कि नामदेव के बारे में क्या करेक्ट है। अब देखिए, मेनली हम लोग को भक्ति पोएट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग कहानी पूछी गई है। एक पूछा गया है, ही सीम्स टू प्लेड अ मेजर पार्ट इन ट्रांसमिटिंग साउथ भक्ति टू नॉर्थ इंडिया। अब देखिए, नामदेव बिलोंग टू द मराठी भक्ति मूवमेंट, ओके। अब इसको आप साउदर्न भक्ति कहोगे या मराठी भक्ति कहोगे, ये सेम है या अलग है, वो पीएचडी का विषय है, डिबेटेबल विषय है। पर लेट अस अज्यूम फ्रॉम द लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, वो तो महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे थे। ही बिलोंग टू द महाराष्ट्र, एंड बिकॉज ही बिलोंग टू द महाराष्ट्र, तो एक्चुअल में आना चाहिए मराठी भक्ति मूवमेंट। पर पूछा गया साउथ, महाराष्ट्र चलो हम एज्यूम करते हैं कि साउथ में है, दक्खन में है, मान लेते हैं चलो सर, है ना, यूपीएससी के एजम्पशन के पॉइंट ऑफ से। तो ये सही होगा कि गलत होगा, चलो पार्शियली सही है। सेकंड आया है, ही वाज अ रिगरस मोनोथीस्ट एंड अपोज टू कास्ट डिस्टिंक्शन। नो डाउट ही बिलोंग टू द वारकरी सेक्ट। वारकरी वर एक्चुअली द सेक्ट हु बिलोंग टू द विठोबा, एंड उनका ये मानना था कि भाई हम मूलतः से विठोबा की वर्शिपिंग करेंगे और जाति पाति भेदभाव से हम लोग बाहर आएंगे सर, ठीक है। अब पूछा है रिगरस, मतलब बहुत ही वो थे। अब ये सही है कि गलत है? चलो पार्शियली सही है, क्योंकि बुक्स में अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। अब इग्नू की नोट्स में कुछ और लिखा है, भक्ति मूवमेंट के ऊपर मैं किताब पढ़ी उसमें कुछ और लिखा गया है। तीसरा, ही वाज अ डिवोट फॉलोअर ऑफ कबीर। अब देखिए, कबीर तो बाद में आए सर, है ना, ये 13वीं शताब्दी में हो गए। आपके ज्ञानदेव और नामदेव आगे पीछे आपको देखने को मिलेंगे, फिर एकनाथ हुए, फिर तुकाराम हुए, एंड देन विल फाइंड कि अदर रामदास आपको देखने को मिलेंगे, भक्ति संत जो मराठी भक्ति संत हैं। तो ही वाज अ डिवोट फॉलोअर ऑफ कबीर, क्यों? कबीर बिलोंग टू 15th सेंचुरी। कैसे ये तो पहले हो गए, कबीर उनके बाद हुए, तो कैसे ये दोनों के दोनों फॉलोअर के रूप में, और ये कबीर के फॉलोअर कैसे हो सकते हैं? तो पार्शियली तीसरा तो गलत है मेरे हिसाब से। 1 एंड 2 कैन बी द राइट आंसर, तो दो स्टेटमेंट सही होंगे इसमें से, तो बी हम लोग राइट आंसर के रूप में कंसीडर करते हैं। शायद तक हो सकता है कि इसमें से आइदर ऑफ द वन कैन बी द करेक्ट ऑप्शन, या डी भी आ सकता है, क्योंकि यूपीएससी है। तो अभी तो टाइम बीइंग मैं बी लिख रहा हूं, पर यूपीएससी की सब्जेक्टिविटी के आगे यूपीएससी ही जाने, क्योंकि बेस्ड ऑन द नेचर एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चंस, मैं कह रहा हूं, अभी कह रहा हूं सर, ठीक है,
क्योंकि यूपीएससी मैं भी ऐसे क्वेश्चन सेट कर सकता हूं जहां वेगनेस क्वेश्चन की ज्यादा होगी सर। ओके, अब मराठी भक्ति मूवमेंट को साउथ मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र इज एक्चुअली लोकेटेड इन डेक्कन, तो आप इससे अच्छा मराठी भक्ति मूवमेंट पूछते तो ज्यादा, क्योंकि साउथ के अंदर भक्ति मूवमेंट में अलवर्स और नैनार्स आते हैं, और भी संप्रदायों की आपको रामानुजाचार्य देखेंगे, माधवाचार्य देखने को मिलेंगे, उनके वहां से हम लोग साउथर्न भक्ति कहते हैं। अब ये सही है तो वन भी सही होगा, सेकंड वाला ऑप्शन तो चलो हम मान लेते हैं कि ये सही था, तो आइदर ए और बी कैन बी द राइट आंसर सर। ठीक है, आइदर ए और बी कैन बी द राइट आंसर, ए भी हो सकता है, चलिए सर ठीक है, तो ए या बी है ना, यूपीएससी आंसर की निकालेगा तो देखा जाएगा, पर बी प्रिपेयर्ड, आपको मैं प्रिपेयर करवा रहा हूं साहब की ऐसे सवाल आने वाले हैं जो अच्छे अच्छे लोगों की दिशा दशा सब हिला देंगे सर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं कहूंगा कि जरूर से अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि फिर रिस्क है तो इश्क है, सिंपल चीज है ना, यूपीएससी से इश्क है, जीवन से इश्क है, आगे जाना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं कि हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठे रहे, एक दो क्वेश्चंस की टॉलरेंस तो हमको लेनी पड़ेगी ना, कि आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस हाइपोथेटिकली हम देखते हैं कि हमने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए या 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 20 में से 17-18 ठीक हो गए तो अपनी है ना गंगा पार हो जाएगी, समझ जाना अपनी नैया पार है, अपने प्रीलिम्स पास हो जाएंगे। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तीसरा सवाल, मेडिसिन रिलेटेड प्रैक्टिसेस। अरे भाई साहब, इरफान हबीब के साथ बहुत प्यार हो गया है यूपीएससी को, पता नहीं कि कौन सा सीडीएस का बच्चा इरफान हबीब की बुक पढ़ता है। मैं आपको पहला इसका सोर्स मैपिंग करवा देता हूं, आपको ऐसा ना लगे कि मास्टर कहां से ये यूपीएससी कहां से निकाला है। इरफान हबीब की अभी मैंने बताई थी ना मिडिवल इंडिया की बुक, उसी में से ये सवाल निकाला है, यूनानी मेडिसिन के ऊपर से सवाल निकाला है, यूनानी और आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर, मेडिसिनल प्रोग्रेस इन एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया या मेडिसिनल प्रोग्रेस इन मिडिवल इंडिया के ऊपर जो टॉपिक है, उसमें से ये पैराग्राफ एज इट इज यूपीएससी ने यहाँ पे लिया हुआ है सर। ठीक है, क्या पूछा है, इंडियन मेडिसिन ऑफ द ग्रेको अरेबिक ट्रेडिशंस, ग्रेको मतलब ग्रीक एंड अरेबिक ट्रेडिशंस, जिसे टिब ए यूनानी, यूनान क्यों, क्योंकि ग्रीस को यूनान कहते थे इसके लिए, वॉज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन प्रैक्टिस विद द कंटेम्पररी पर्शियन मेडिसिन, कि भारत में जो ग्रेको मेडिसिन की जो कंसेप्ट है उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा पूछा है। Harvey's discovery of the circulation of blood was explained to a scholarly novel by European traveler Francio Bernier। फ्रांकियो बर्नियर अगर आपको पता होगा डॉक्टर था, और वो औरंगजेब के काल में शाहजहां के पीरियड में इंडिया में था 1650 के दशक में, और एक दानिश खान करके एक नोबल हुआ करता था मुगल कोर्ट में, मनसबदार था, उसको उसने बहुत सारा डिस्कशंस किया था कि देखो यूरोप में एनलाइटनमेंट हो रहा है, एनलाइटनमेंट में ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है वो पता चलता है सर। ठीक है, हार्वे की एक डिस्कवरी थी, तो उसके कंटेक्स्ट में ये स्टेटमेंट दिया, ये सही है कि गलत है। अब जिसने एनलाइटनमेंट पढ़ा होगा, कुछ कुछ लिंकेजेस याद आती होगी तो समझ में आए, बाकी किसी को नहीं आएगा सर। ठीक है, तीसरा सवाल, द प्रैक्टिस ऑफ स्मॉल पॉक्स इनोकुलेशन वाज डिस्क्राइब्ड इन कंटेम्पररी यूनानी एंड आयुर्वेदिक टेक्स्ट। अब देखिए ऐसे सवाल किसी को आएंगे नहीं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, यहां पूछा गया है, ये लिखा गया है कि ऑन द अदर हैंड रिमार्केबल प्रैक्टिस दैट स्मॉल पॉक्स इनोकुलेशन that was being extensively by primitive practitioners in 18th century from Turkey to Bengal seems to have been totally ignored in contemporary Unani and Ayurvedic text। मतलब स्मॉल पॉक्स का जो ट्रीटमेंट करना है वो इंडिया की किताबों में नहीं लिखा गया था। स्टेटमेंट क्या पूछा गया है, इट हैज बीन मेंशन्ड, इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड। अब ऐसे सवाल कौन याद करता है भाई, स्किप कर दीजिएगा, ऐसे सवाल आएंगे तो, है ना, किसी को नहीं आएंगे, चिंता मत करिए, आपको नहीं आ रहे, किसी को नहीं आ रहे। सीडीएस के बच्चे इरफान हबीब कैसे पढ़ के जाएंगे जब ऑप्शनल के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ऑनेस्टली हिस्ट्री ऑप्शनल के बच्चे नहीं पढ़ के जा रहे हैं, आपको लग रहा है फिर मेरिट 75 मार्क आएगा कि नहीं आएगा, यही का यही सवाल यूपीएससी सीएससी के अंदर पूछ दिया जाए तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि 75 मार्क के मेरिट के ऊपर लेके जाएगा, है ना, किसी को यार कौन कौन याद रख पाएगा। एज अ टीचर देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ना, इतनी बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऐसी बॉक्स के रूप में यहाँ बोला गया, इसका राइट आंसर बी है। बी क्यों है उसके पीछे का कारण है कि तीसरा ऑप्शन गलत है, पहले दो सही थे सर। ठीक है, पहले दो सही थे और लाइन बाय लाइन उठा हुआ है। Indian medicine of the Greco-Arabic Tribbi Unani was almost identical in practice in the contemporary Persian medicine, there being a continuous influx of physicians from Iran to India। क्यों? क्योंकि ईरान से बहुत सारे डॉक्टर्स आ रहे थे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स आ रहे थे, इसके कारण इंडियन मेडिसिन और ईरानी मेडिसिन के बीच में सिमिलरिटीज है। अब इतना कौन याद रखता है साहब कल्चरल एक्सचेंजेस के अंदर, पर इतना टिब्बे यूनानी किसी आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा ये कीवर्ड क्या है, तो सपना आएगा कि हमको इतना डेप्थ में पढ़ने का सर। ओके, और अगर यूपीएससी चाहता है तो फिर इसके सिलेबस को इतना एक्सपांड कर दिया है तो टीचर्स लोगों के लिए भी बहुत बड़ी चैलेंज हो जाएगी। मैं तो सोर्स मैपिंग करके आया हूं, बट आधे लोग तो सोर्स मैपिंग नहीं कर पा रहे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका बी है, याद रखना, राइट आंसर इसका बी है। तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है,
तीसरा वाला पहले दो सही है एज पर प्रोफेसर इरफान हबीब, क्योंकि उन्हीं की बुक से मैं कहूंगा कि बॉल बाय बॉल आंसर यूपीएससी के द्वारा उठाया गया है, मतलब स्टेटमेंट उठाए गए वहां से ही, और दो ही किताब इसको प्यारी है। एक उपिंदर सिंह की किताब, वो तो चलो हिस्ट्री ऑप्शनल में हम पढ़ रहे थे, और इरफान हबीब साहब जिनको मैं कभी कभी रेफर कर देता हूँ, वहां से ये सवाल निकाल रहे हैं। अरे यार, जान निकाल देगा बच्चों की। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वीर शैविज्म, वीर शैविज्म, बासवाचार्य का नाम सुना होगा आप सबने, बासवाचार्य का नाम सुना होगा। इसके ऊपर सवाल पूछा गया है, द वीर शैविज्म ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू 5 ग्रेट रिलीजियस टीचर्स, रेणुका, दरुका, घंटकामा, धेनुकाम और विश्वकामा। वीर शैविज्म का उद्भव 5 टीचर्स के साथ जुड़ा हो, क्या ये सही है कि गलत है? तो याद रखना कि द्वापर युग, सतयुग, त्रेतयुग, कलयुग, अलग अलग जैसे जैसे युग हमारे चलते गए, वैसे वैसे ये बोला गया है कि समाज के अंदर जब दूषण बनेंगे, तो वीर शैविज्म जो सनातनी परंपरा का पार्ट है, उसमें 5 अलग अलग टीचर्स और गुरु आएंगे जो समाज को डायरेक्शन देने का काम करेंगे। ये स्टेटमेंट सही है। एक है द वीर शैव फिलोसफी इज कॉल्ड एज शक्ति विशिष्ट अद्वैत, दैट इज द नॉन ड्युअलिटी ऑफ गॉड। दिस इज करेक्ट, ओके ना, दिस इज करेक्ट, ओके। मोनिज्म को ये प्रीच करता है, और शक्ति के रूप में इसके लिए क्योंकि शिव की शक्ति, अगर आपको पता होगा बासवाचार्य ही वॉज एक्चुअली द मेन प्रीचर रिलेटेड टू द वीर शैव मूवमेंट, और फिर वहां से लिंगायत मूवमेंट की बुरी शुरुआत हो गई, तो वो मोनिज्म अद्वैतवाद की बात करता है। ये सही है, ये पढ़ा भी हुआ है हमने सर, ठीक है। ये पता नहीं था आधे लोग को, ये स्किपेबल क्वेश्चन ही है। अष्टवर्ण आर द 8 रूल्स ऑफ वीर शैविज्म टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द फॉलोअर्स। ये भी सही है, अष्टवर्ण क्यों? क्योंकि बेसिकली नियम है, जैसे बुद्ध के पंचशील है, बुद्धा हैज गिवन पंचशील विथ रिस्पेक्ट टू हिज संघा, वैसे ही वीर शैव मूवमेंट के अंदर आपको अष्टवर्ण 8 नियम देखने को मिलेंगे। अब क्या मुझे सपना आएगा, या बेसिकली एस्पिरेंट्स को सपना आएगा कि वीर शैव में इतना डेप्थ में देखे जाए? तो याद रखना, अब सपना नहीं, ये डायरेक्शन है। ये हिंट दी है यूपीएससी ने कि भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, साइंस, कल्चर, इकोनॉमी सेंट्रिक टॉपिक में ऑथर्स के नाम, बुक के नाम, उनके रिलेटेड कंसेप्ट्स को थोड़ा डेप्थ में जाके देखना पड़ेगा। ये हिंट है, ये डायरेक्शन दे दिया यूपीएससी ने कि भाई देखो, मैं सीडीएस वाले के साथ ये कर सकता हूं, तो सिविल सर्विसेज के साथ मैं क्या करूंगा। सीडीएस के बच्चे का जो जो लेवल है वो थोड़ा अलग प्रकार है, क्योंकि एग्जाम भी अलग है, उसकी जॉब सर्विस भी अलग है। सिविल सर्विसेज में तो और भी डिमांड आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट की जाएगी सर, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। तीनों के तीनों सही देखने को मिलेंगे। राइट आंसर इनका बी है, राइट आंसर इनका बी है। बट आई वुड से कि ये स्किपेबल सवाल ही था, क्योंकि अटेम्प्ट करने जाओगे तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि यू विल गो इनटू नेगेटिव मार्किंग। एज अ टीचर मेरी भी लिमिटेशन थी, क्योंकि मुझे भी ये पांचों के नाम नहीं पता थे। मेरे को ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 पता था, आई न्यू ऑप्शन नंबर 2 एंड 3, और उससे मैं कहीं ना कहीं आंसर दे पाता, बट इट वुड हैव बीन वेरी टफ फॉर अदर कैंडिडेट कि वो आंसर कर पाएंगे, क्योंकि 2 तो बहुत ही क्लियर था, आई वाज वेरी मच क्लियर कि 2 वाज पार्ट ऑफ दिस, बट देन 1 एंड 2 सही होगा या 1, 2 एंड 3 सही होंगे, वो बहुत टफ हो जाता है फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर वेरी न्यू इनटू दिस होल आई वुड से द जर्नी ऑफ यूपीएससी। राइट आंसर बी होगा, बी होगा, बी होगा, बी विल बी द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु प्रपाउंडेड कश्मीरी शैविज्म, कश्मीरी शैविज्म, त्रिकाय का डॉक्ट्रिन, कौन सा? त्रिका का डॉक्ट्रिन, त्रियाक का डॉक्ट्रिन सर, ओके। कश्मीरी शैविज्म के पॉइंट ऑफ से, जो शिव और शक्ति के मिलन के रूप में, मंत्र तंत्र के मिलन के रूप में बात करते हैं। अब देखिए कि इनके फाउंडर के रूप में सबसे पहले वासुगुप्त थे। प्रपाउंडर का मतलब है जिन्होंने सबसे ज्यादा पॉपुलराइज किया, सबसे ज्यादा उसको फैलाया, तो वो आपके अभिनव गुप्त देखने को मिलेंगे। सब्जेक्टिविटी है, मेरे हिसाब से आंसर नंबर बी होना चाहिए। वासुगुप्त was also one of the personalities associated with कश्मीरी शैविज्म। हमने पढ़ाया हुआ है, ये तो प्लस क्लासेस के ऊपर भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। जितने भी शैव आचार्य प्रथा है, शिव की आचार्य प्रथा है, शैव संप्रदाय है, उनके अंदर से ही ये कंसेप्ट पूछा गया था। तो राइट आंसर बी होगा, राइट आंसर बी होगा, राइट आंसर बी होगा, याद रखना। अभिनव गुप्त होना चाहिए। हो सकता है कि ए के तरफ भी यूपीएससी जाए, अभी तो टाइम भी हम लोग बी को मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। खैर आगे चलते हैं। और बड़े इंटरेस्टिंगली वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री के पर्सनालिटीज के साथ मैच द फॉलोइंग किया है। क्या पूछा है? फ्रीडम फॉर मी इज रियल फ्रीडम। फ्रीडम implies not only emancipation from political bondage but also equal distribution of wealth। अभी चल रहा है, सोशल जस्टिस की बात हो रही है। इट इज स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल अवर सेल्फ, हम हमारे ऊपर शासन करें, उस दिन हमको रियल स्वराज मिलेगा।
ह्यूमन बीइंग्स अनलाइक ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स पोजेसेस डिग्निटी। हर एक व्यक्ति के अंदर एक डिग्निटी होती है जो बाकी सारे वस्तुओं में नहीं होती। अब ये चीज बेसिकली किसने की थी? आंग सान सू की, सुभाष बोस, इमैनुअल कांत और महात्मा गांधी। अब गांधी के हिसाब से स्वराज क्या था आप सोचिए सर, है ना? स्वराज का मतलब ये था कि हम हमारा देश चलाए पर हम खुद को भी चलाए, हम पॉलिटिकली, सोशली, आइडियोलॉजिकली बहुत ही कॉन्शियस हो जाए। वंस वी स्टार्ट कंट्रोलिंग अवर सेल्फ, दैट इज द रियल स्वराज। ऐसा नहीं कि हमको पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गई जो स्वराज, कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी कर दोगे, किसी को दुख पहुंचा दोगे, आपकी हरकतों से किसी का राइट टू लाइफ कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज हो जाएगा। तो बी के अंदर में हम लोग बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव गांधी को मान सकते हैं, क्योंकि गांधी का ये मानना है कि स्वराज। तीसरा सी में अगर आप देखोगे तो सुभाष चंद्र बोस बहुत प्रोमिनेंटली आपको मिलेंगे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस सोशल जस्टिस, वो सोशलिज्म की तरफ थे ना, अगर आपको याद होगा तो उनका ये विचार एक ऐसा था कि भविष्य के भारत में हम सामाजिक न्याय का सिद्धांत लेके आएंगे और अल्टीमेटली वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब जाके हमको फ्रीडम मिलेगी स्वराज के रूप में। तो बी का 4 और सी का 2 कहां कहां आ रहा है? बी का 4 और सी का 2 कहां कहां आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो एलिमिनेट हो गया, सो इट कैन बी आइदर नंबर बी का 4 और सी का 2, बी का 4 एंड सी का 2। तो इन दोनों में से एक होगा। अब देखिए इसमें से और क्या लिखेंगे सर, ठीक है? आंग सान सू की के बारे में अगर आपको पता होगा, इनको वहां म्यांमार में पकड़ के रखा था, अभी भी हाउस अरेस्ट के अंदर ही है। एंड वी विल फाइंड कि वो कहते हैं कि वो है ना कि डर के आगे जीत है, सादी भाषा में। वो 20-20 साल तक जेल में रही है, अभी भी काइंड ऑफ हाउस अरेस्ट वाली सिचुएशन में ही है। और उसी के कंटेक्स्ट में उनको ये स्टेटमेंट दिया गया था, जहां वो कह रहे थे कि फ्रीडम फॉर मी इज रियल फ्रीडम इज फ्रॉम द फियर। आप डर से जीत जाते हो, उस दिन आप बेसिकली मुक्त हो जाओगे, आपको उस दिन सच्चा फ्रीडम मिलेगा। बाकी किसी को शारीरिक रूप से पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति आजाद नहीं है, आपको डर से आजादी चाहिए सर, ठीक है? तो डी का 1 कहां आ रहा है? डी का 1 अगर आप देखोगे तो ये आ रहा है 4, बी का 2, सी का, मतलब बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। दिस विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। इमैनुअल कांत ने कहा था, जर्मन फिलोसफर थे, 18 सेंचुरी के एंड में और 19 सेंचुरी की शुरुआत में, 1800 और 1805 के बाद उनकी मृत्यु हुई। पर तब तक ये कह रहे थे ह्यूमन बीइंग्स हर एक के अंदर कॉन्शियसनेस है। वो तो वहां तक बात करने की कोशिश करते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर डिग्निटी हो, डिग्निटी के आधार उसको हर्ट करोगे तो फिर वो इट लीड्स टू द रिवॉल्यूशन एस्पेक्ट एज वेल। तो फ्रांस की क्रांति और बहुत सारी घटनाएं उन्होंने ऑब्जर्व की थी। खैर, तो इसका राइट आंसर सी है, राइट आंसर सी है, राइट आंसर सी है। इस तरह के सवाल आए हैं कंसेप्चुअल वे में, वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सनालिटीज, मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सनालिटीज, और आंग सान सू की को भी कहीं ना कहीं इन्होंने पूछ दिया है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। करंट अफेयर्स के साथ जुड़ा हुआ है। प्रभा आत्रे करके अभी एक सिंगर की मृत्यु हो गई, कहां से थी सर? ठीक है, करंट अफेयर्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो शी बिलोंग टू द कैराना घराना। कैराना घराना अगर आपको ना पता हो तो इट इज अ वेरी फेमस घराना बिलोंगिंग टू द ध्रुपद, है ना? हम लोग जब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हैं उसमें ध्रुपद में सबसे प्रोमिनेंट यही है। इनफैक्ट आई गेस पंडित भीमसेन जोशी बिलोंग्स टू द कैराना घराना। आपको पूछा जा सकता है आर्ट एंड कल्चर के अंदर से। इनको पद्मा अवार्ड्स मिले थे, आई गेस तीनों पद्मा अवार्ड्स मिले हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, है ना? और अभी इनकी मृत्यु हो गई थी जनवरी में। करंट अफेयर्स में कवर करवा दूंगा मैं, चिंता मत करिएगा, लास्ट क्लास के अंदर पर्सनालिटीज आ सकते हैं। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू भारत रत्न इज और आर करेक्ट? अब देखिए न्यूज में है भारत रत्न, अभी लेटेस्ट किन किन लोगों को भारत रत्न मिले हैं सर, ठीक है? हु गॉट द भारत रत्न, मुझे जरा कमेंट अफेयर्स कमेंट के अंदर नीचे करके बताइएगा कि किन किन लोगों को भारत रत्न मिले। पहला पूछा है, इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1972। तो नेहरू जी को कब किसने दिया था? सबसे पहले भारत रत्न उनको मिलता है 1950s के दशक में, तो ये तो गलत हो जाता है सर, ठीक है? तो ऑब्वियस है नेहरू जी पहले भारत रत्न के हमारे रिसिपेंट हुआ करते थे, तो 72 तक तो कैसे होगा सर? ओके, द अवार्ड डज नॉट कैरी एनी मॉनेटरी ग्रांट, दिस इज करेक्ट। ओके ना, समझे? इसको लेके गैजेट में नोटिफिकेशन भी आती है, आपको एक पत्ता टाइप ऑफ मिलता है और एक क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लेटर भी मिलता है सर, ठीक है? तो राइट आंसर इज 2। ये ईयरबुक के अंदर भी है और ये करंट अफेयर्स में भी कवर होता है। दिस इज एक्चुअली द करंट सेंट्रिक क्वेश्चन। आई फील दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चंस अराउंड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। थोड़ा पॉलिटी है, पॉलिटी और वर्ल्ड हिस्ट्री का मिक्सचर है, इसके लिए डाल दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए फीचर ऑफ टोटलिटेरियन रिजीम? इनमें से टोटलिटेरियन रिजीम का पार्ट नहीं हो सकता और ऑटोक्रेटिक स्टेट का सर, ठीक है? पहला पूछा है स्टेट कंट्रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड ऑफन पर्सनल रियाफ्स ऑफ इंडिविजुअल लाइफ, ये सही है, टोटलिटेरियन रिजीम में सब कुछ कंट्रोल होता है। मोनोपोली ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन, यस, प्रेस मीडिया सब कुछ टोटलिटेरियन रिजीम ही कंट्रोल करेगा।
वन पार्टी स्टेट, यस दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ द टोटलिटरियन रिजीम। नाजिज्म देख लीजिए, फासिज्म देख लीजिए, मिलिटरिज्म देख लीजिए। ऑटोनॉमी ऑफ सिविल सोसाइटी, नो इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ये तो डेमोक्रेसी के अंदर ही होती है जब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ऑटोनोमस वे के अंदर काम करेंगी सर, ठीक है। तो 24 क्वेश्चन हमने किए हैं, वी हैव एक्चुअली डन अराउंड 24 क्वेश्चंस, और मैं आशा करता हूं कि ये 24 के 24 क्वेश्चन आपने ढंग से अटेम्प्ट किए होंगे। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, पर अभी भी 60 दिन है। यू कैन पुश योर सेल्फ टू द लिमिट्स एंड देन डू रिविजन। इस प्रकार के और भी इंटरेस्टिंग सेशंस के साथ मैं आपको वापस मिलूंगा। अगर इसी प्रकार के क्वेश्चंस यूपीएससी सीएससी के टॉपर को पूछा जाए तो कैसे अप्रोच करेंगे, ये टॉपर सेंट्रिक डिस्कशंस हम करने वाले हैं समवेयर ऑन द डे ऑफ आई वुड से 28 अप्रैल। हम लोग 28 तारीख को टॉपर्स के साथ संवाद करने वाले हैं ऑन द बिगेस्ट सेशन जिसका नाम है अन एकेडमी मंजिल। जी हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिलेगी, जरूर से अटेंड करिएगा। इसी प्रकार के सवाल का डिस्कशन मैं टॉपर के साथ करूंगा, और वहां पे और भी हमारे फेलो एजुकेटर्स होंगे। लाइव ये सेशन होने वाला है 28 तारीख को दोपहर को 1 से 2:30 बजे। इसकी आपको पूरी डिटेल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, और आपकी जर्नी, आपकी मंजिल जो लबासना की है उसको भी ये सेशंस के थ्रू आप अटेंड कर पाएंगे। बाकी आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर से हमें बताइएगा। 24 में से कितने सवाल आपके सही गए? खैर मैं थोड़ा फास्ट गया हूँ, इंटेंशन ये था कि 1 घंटे में बहुत ही कंसाइज होके आपको रिवीजन भी करवाया जाए, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट किया जाए, और कैसे क्वेश्चन को ईगो पे ना लेते हुए स्किप भी किया जाए, वो भी हम करने की कोशिश किया है। तो 24 में से कितने अटेम्प्ट किए, कितने स्किप किए, और कितने राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए, जरा उसकी एक टैली बना के मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। आई विल बी वेरी मच हैप्पी टू सी योर स्कोर एंड गिव माय इनपुट्स। बाकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं अनअकैडमी के एप्लीकेशन के ऊपर। मैं बहुत ही जल्द अनअकैडमी में स्पेशल क्लास की एक एमसीक्यू सीरीज लेके आऊंगा, कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस उसमें भी कवर करेंगे, तो जरूर से जुड़ेगा। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। बाकी 28 तारीख को हम लोग लाइव सेशन में मिलेंगे, कुछ इसी प्रकार के Q&A सेशंस में टॉपर को अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे सॉल्व किया जा सकता है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।